आवर चैनल। दिस इज वर्खा मैम, योर एप्टेक गुरु। सो हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से क्लास 11 CS IP IT AI सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ में। सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली योर वर्खा मैम्स चैनल, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद 100% नोट्स। तो किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यदि नोट्स चाहते हो। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मैम? एज पर ऑन शेड्यूल, एज पर ऑन डिमांड, पाइथन प्रोग्रामिंग की धमाकेदार शुरुआत हमने कर दी है, जिसमें हमने गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लिया था कंप्लीटली। सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको वन बाय वन सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला यूनिट कंप्यूटर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यूनिट 2 जो कि 40 नंबर का वेटेज आपके एग्जाम में रखता है, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर चुके हैं और आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं द ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। जी हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, इसका आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बेटा और आपको एक एक चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो आपकी बुक में चैप्टर 6 हो या चैप्टर 7 हो, डजंट मैटर, बट पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है ना। तो क्लास 11 CS 083 डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, धमाकेदार शुरुआत। होपफुली आपको सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी डाउट नहीं है ना जी। तो जब हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो बेटा जी, डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आखिर डेटा होता क्या है ना? आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हो तो कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ डेटा तो एंटर करते ही हो और वो डेटा प्रोसेस होता है और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। वैसे ही जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो, कुछ भी डेवलप करने के लिए, कोई प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो बेटा जी आपको डेटा इनपुट करना होता है। अब वो डेटा नंबर्स में हो सकता है, कैरेक्टर्स में हो सकता है, बूलियन वैल्यूज में हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप मतलब डेसिमल टाइप में हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा आप एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो भाई इंटरप्रेटर को पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं। उसके लिए पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। तो अभी डेटा टाइप समझ में आया? जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं ना, उसका टाइप क्या है। सपोज मैंने मेरा नाम लिखा बरखा, तो भाई वो किस टाइप का है? कैरेक्टर्स टाइप का। तो कैरेक्टर्स को यहाँ पे कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को स्ट्रिंग। अंडरस्टूड? सपोज मैंने आपके परसेंटेज एंटर किए, ओके, तो परसेंटेज किस टाइप के होंगे? नंबर्स टाइप के होंगे मैम, डेसिमल नंबर्स टाइप के होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं ना, वो डेटा बेसिकली किसी ना किसी टाइप का होता है, जिसके लिए पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ओके जी, तो डेटा कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स लाइक कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। एनीथिंग एनक्लोज्ड इन कोट्स, जो भी कोट्स में एनक्लोज्ड होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। अभी देखो, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं बेटा, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो आप, C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लो, इवन डेटाबेस को ही क्यों ना देख लो, डेटा टाइप्स सभी में होते हैं, क्योंकि पूरा खेल कंप्यूटर में जो होता है वो सिर्फ डेटा का होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो बेटा जी यहाँ पे एनीथिंग एनक्लोज्ड इन कोट्स रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा इन पाइथन। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इंटीजर डेटा। वो नंबर्स जो कि विदाउट फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर्स जो फ्रैक्शंस के साथ होते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर, लेकिन यहाँ कहते हो आप फ्लोट नंबर्स। और कुछ ऐसे भी डेटा होता है जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर डिपेंड करता है, मतलब कि यहाँ हम बात करें जिसकी वैल्यू या तो यस नो हो सकती है या ट्रू फॉल्स हो सकती है। जैसे आप एग्जाम में या तो पास हुए होंगे या फेल हुए होंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो वैसे ट्रू फॉल्स, यस नो, पास फेल, ऐसी जो वैल्यूज होती हैं वो भी आप किसी डेटा के टाइप में ही शो करते हो। सिंस द डेटा हैज टू बी डील्ड विद द मेनी टाइप्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट प्रोवाइड वेज एंड फैसिलिटीज टू हैंडल ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन ऑफर करता है आपको कुछ बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स। पहला होता है यहाँ पे नंबर्स। सपोज आप कोई नंबर एंटर कर रहे हो तो वही नंबर टाइप का डेटा टाइप होगा। आपने कोई कैरेक्टर एंटर किया या कोई वर्ड एंटर किया है तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ पर लिस्ट भी होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब एंटर करने हैं एक ही वेरिएबल में तो लिस्ट होता है। वही टपल भी इसी के जैसा होता है और डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को सपोर्ट करता है। तो ऐसे कुछ 5 से 6 डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज। याद रखना ये कोर डेटा टाइप्स होते हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अब वन बाय वन इन डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी, सो डोंट पैनिक। फिर से कह रही हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन देखना। थोड़ा लेंथी सेशन होगा लेकिन कमाल का होगा, गेम चेंजिंग होगा। आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है इस सेशन के बाद, ये मेरी गारंटी है। अभी जब नंबर्स की बात करते हैं तो बेटा नंबर्स 0 to 9 नंबर्स और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर्स। अभी मैं आप नंबर्स की बात बोले तो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, नेचुरल
नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड टाइप के नंबर्स होते हैं जो आपने मैथ्स में पढ़े हैं बचपन से। यहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन नंबर्स को डिफाइन करते हो ना, तो ये नंबर डेटा टाइप्स कुछ डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिए। पहला होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं, मतलब सारे होल नंबर्स, जिसको इंटीजर्स साइंड कहते हैं। फिर वहीं आपकी आती है बूलियन वैल्यूज, जिसको मैंने बताया आपको ट्रू एंड फॉल्स, दो वैल्यूज जो होती है जो डिसीजन लेने के लिए काम में आती है, वो बूलियंस हो गई, वो भी आपके इंटीजर में ही आती है। वाई? अब आप सोच रहे होंगे ना कि ट्रू और फॉल्स तो मैम कैरेक्टर्स हैं, ये तो कोई डिसीजन ले रहे हैं हम, बट इसको इंटीजर में क्यों काउंट कर दिया है? तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वाइवा में। ध्यान रखना, ट्रू की वैल्यू होती है 1, फॉल्स की वैल्यू होती है 0 ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रू फॉल्स को हम एक इंटीजर वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। दैट्स वाई ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए इसको इंटीजर्स में रखा जाता है, ठीक है। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सपोज मैं बात करूं आपके परसेंटेज की, प्राइस की, फीस की, तो वो डेसिमल में होती है मैम। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहां कहा जाता है। और वही होते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्लास 11th में हो, मैथ्स लिया होगा तो आपने पहले चैप्टर में सेट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से। तो वो नंबर जो कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बन रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ नंबर्स को इंक्लूड कर दिया बेटा, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस कर ले। तो इंटीजर्स जैसे मैंने बताया सारे होल नंबर्स लाइक 5, 39 माइनस पॉजिटिव निगेटिव, सब देखो ये पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स, ये सभी न्यूमेरिक वैल्यूज आपके इंटीजर में आती है। दो टाइप के इंटीजर होते हैं। पहला इंटीजर साइंड, जिसमें अगेन आई एम रिपीटिंग कि वही आपके पॉजिटिव निगेटिव सभी सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, है ना, ये सारे इंटीजर्स आपके इंटीजर साइंड में आते हैं, मतलब जितने नंबर है वो सब इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है जी, विदाउट डेसिमल। ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल जितने नंबर से सब इंटीजर में आएंगे। नाउ बुलियंस की बात कर ले तो अभी मैंने बताया कि दो वैल्यूज जब आप लेते हो, ट्रूथ वैल्यूज जिसको ट्रू और फॉल्स आप कहते हो, वो बुलियन डेटा टाइप में आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 और 1 में हम इसको मेजर करते हैं, दैट्स वाई इसको इंटीजर में काउंट किया जाता है। क्लियर? ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो। अब आपको ये चेक करना है कि 0 की वैल्यू ट्रू ही होती है और 1 की वैल्यू फॉल्स ही होती है, या सॉरी उल्टा बोल दिया, 0 की वैल्यू फॉल्स होती है और 1 की वैल्यू ट्रू होती है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो चेक करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बूल फंक्शन। अब बूल फंक्शन में जब आप 0 लिखोगे ना तो ये रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स, और वहीं आप जब इस बूल फंक्शन में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू। तो ये प्रूफ करता है कि भाई पाइथन में ये चीज होती है ना, 0 और 1 को हम ट्रू और फॉल्स से, फॉल्स ट्रू से एज्यूम करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। देखो, बूल ऑफ 0 इट रिटर्न्स फॉल्स, बूल ऑफ 1 इट रिटर्न्स ट्रू, दिख रहा है ना, 0 1। उसी के साथ यहाँ पे लिखा है str फंक्शन में फॉल्स। अभी ध्यान रखना, स्ट्रिंग आगे पढ़ाने वाली हूँ तो आपको इस तरीके से फॉल्स रिटर्न हुआ, str में लिखा है ट्रू तो इस तरीके से ट्रू रिटर्न हुआ। अब इसका क्या काम है ये मैं अभी आगे आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप में बताऊंगी, है ना, वहीं समझाऊंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो अभी नंबर्स डेसिमल भी होते हैं, विदाउट डेसिमल तो इंटीजर बोल देते हैं मैम, ठीक है, जिसमें सारे होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, दुनिया भर के सारे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जब डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। तो डेसिमल को क्या कहते हैं यहाँ पे बेटा, फ्लोट। याद रखना, ये नाम याद रखना, ये सुनकर ही बच्चे कुछ तो नहीं बता पाते हैं। अगर आपने पहली बार सुना होगा तो आप नहीं बता पाओगे कि फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है। भाई प्रोग्रामिंग में फ्लोट को डेसिमल कहते हैं, डेसिमल को फ्लोट कहते हैं, है ना। सो यहाँ पे मैंने बोला 3.14, 9.06, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ऐसे कुछ चलती जाती है ना। पाई की वैल्यू मैथ्स में पढ़ी है ना, 22/7 डिवाइड करोगे तो वो एक डेसिमल नंबर में ही आती है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम, फ्लोटिंग पॉइंट को, डेसिमल नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। अब सपोज मैंने कोई इंटीजर वैल्यू लिखी 12, तो ये तो एक इंटीजर है मैम, आप यही कहोगे कि ये इंटीजर है, लेकिन इसको यदि डेसिमल में डिनोट करना है तो 12.0 हो जाएगा, जो कि एक फ्लोट नंबर होगा। तो 12 इज इंटीजर बट 12.0 इज अ फ्लोट नंबर। ओके जी, चलो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लो कि यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म होता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, दोनों में इसको डिनोट करते हैं। यदि फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे तो बहुत सिंपल सा होता है, जैसे लाइक 3500.75, 0.0005, 147.910, है ना, इस तरीके से। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इसको ई के साथ लिखेंगे, मतलब यदि डेसिमल नंबर्स बहुत सारे हैं, पावर्स में है, तो उसको आप E03, E-04 इस तरीके से शो कर देते हो ना, ये तरीका होता है इनको लिखने का।
नाउ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। अब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम रियल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, कभी रियल नंबर आ गया तो बोलोगे कि ये क्या है मैम, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रियल नंबर भी कहते हैं, जो बेसिकली डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर, फीस, प्राइस, इसको मेजर करने में यूज होते हैं। अभी डेसिमल नंबर इसी में यूज होते हैं ना, डिस्टेंस मेजर करना है 25.3 किलोमीटर्स, एरिया मेजर करना है 98.4 किलोमीटर और मीटर स्क्वायर, है ना, टेम्परेचर मेजर करना है, और फीस, प्राइस, परसेंटेज, तो ये सभी आपके फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर में ही डिनोट किए जाते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस अगर आ गए एग्जाम में तो क्या लिखोगे, दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन द इंटीजर्स, इंटीजर्स के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज करते हैं। ऑब्वियस है ना, जैसे मैंने बोला 0 से लेकर 1, इसके बीच के नंबर कैसे बताओगे भाई, 0.5 फ्रैक्शनल नंबर से ही बताओगे, है ना। दे कैन रिप्रेजेंट मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज, यदि आपको एकदम एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ में वैल्यू बतानी है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना जी। नाउ बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सफर फ्रॉम वन डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो अभी डिसएडवांटेज क्या है मैम, दिस ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशंस। यदि इंटीजर को प्लस करना है भाई 2 + 2 प्लस करना है तो दैट इज 4, आप आराम से बता दोगे, लेकिन वही 2.56 + 2.678 ऐसा कुछ मैंने प्लस करने को कह दिया तो इट टेक्स टाइम ना, यहाँ पे आपको इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सेम प्रोसेस सिस्टम में भी होती है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थोड़े से स्लोअर प्रोसेस होते हैं एज कंपेयर टू इंटीजर्स, एंड दिस इज द बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैंने बताया रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को जब आप ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो बेसिकली एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि रियल इमेजिनरी कॉम्बिनेशन को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इसमें सारे न्यूमेरिक टाइप को फॉलो किया जाता है, सब नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो पाइथन में, इसलिए तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप रिप्रेजेंट करते हो a + b j के फॉर्मेट में, ठीक है, याद रखना a + b j के फॉर्मेट में। यदि मैंने लिखा यहाँ पर a + b j तो यहाँ पर a होगा रियल पार्ट को डिनोट करेगा और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, इमेजिनरी पार्ट को। और यहाँ पे ये जो j है ना, ये एक इमेजिनरी वेरिएबल को शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप i j किसी का भी यूज कर सकते हो, i को भी यूज कर सकते हो, i फॉर इमेजिनरी, अंडरस्टूड। तो a रियल पार्ट को और b जो है इमेजिनरी को, जैसे यहाँ लिखा हमने 8 + 3.1 j, तो 8 रियल नंबर है और 3.1 j के साथ में इमेजिनरी नंबर बन चुका है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब इसके लिए भी कुछ मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताए हैं जो आपकी बुक में भी दिए। सपोज c = लिखा है 0 + 4.5 j और d = लिखा है 1.1 + 3.4 j। तो यहाँ पे देखो c = 0 + 4.5 j, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, है ना, इस c को जब आप प्रिंट करवाओगे तो आंसर आपको 4.5 j ही मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 है, रियल नंबर तो 0 है, अंडरस्टूड। लेकिन वही जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्रॉपर पूरा रियल नंबर मिलेगा। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को यदि आपको एक्सेस करना है ना, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि z.real, यदि मैंने ऐसे लिखा कि कोई भी वेरिएबल का नाम लिख के डॉट लगा के रियल लिखा तो उस नंबर का रियल वाला पार्ट मिलेगा, मतलब आपको जो है रियल नंबर मिल जाएगा उस इमेजिनरी नंबर से। और z.imag लिखा तो इट गिव्स द इमेजिनरी पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, अंडरस्टूड। यदि आपको रियल पार्ट एक्सेस करना है तो z.real लिखोगे तो रियल नंबर रिटर्न हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यदि इमेजिनरी पार्ट एंटर करना है तो z.img लिखोगे तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी हियर z = ये हमने क्या लिखे, यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करवा रहे हो, ऐड करवाने के बाद में जब आपने a की वैल्यू एक्सेस करी तो ये रिटर्न हुई, ठीक है। और यदि इसी का आप z.real एक्सेस करोगे तो ये रियल नंबर फ्लोट में मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा, और वहीं z.img लिखा तो इसका जो इमेजिनरी नंबर है वो रिटर्न हो रहा है। तो ध्यान रखना कि ये जो रियल और इमेजिनरी है ये नंबर को फ्लोटिंग में रिटर्न करते हैं। मतलब मैंने लिखा सपोज 3.6j और यदि z.real चलाती हूं तो इसमें आपको आंसर क्या रिटर्न होगा, ध्यान से समझना। यहाँ आपको रिटर्न होगा 3.0 और यदि मैंने z.img लिखा है तो क्या रिटर्न होगा 6.0। तो ये इंटीजर को भी फ्लोट में ही रिटर्न करता है, ठीक है। अब जो काम की बात है वो ये कि मैम हमने नंबर टाइप का डेटा टाइप अच्छे से समझ लिया है। कितने डेटा टाइप होते हैं नंबर में, इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। क्या क्या काम करते हैं अच्छे से समझ में आ गया। इंटीजर की अनलिमिटेड रेंज होती है, यहाँ पे सारे होल नंबर्स आ जाते हैं विद पॉजिटिव नेगेटिव। बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू मींस 1, फॉल्स मींस 0। फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ सारे डेसिमल नंबर आते हैं, इसकी भी रेंज अनलिमिटेड होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको वो सारे नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी, सो डोंट पैनिक। चलो देख लेते हैं प्रैक्टिकल, फिर आते हैं स्ट्रिंग पर। क्या करना है हमको, आ
जाना है मैम पाइथन आईडीएलई पर आ चुके हैं। पाइथन आईडीएलई जैसे स्टार्ट होता है तो अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्या कि हम कैसे बूलियन नंबर को यूज करते हैं। तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे बूल फंक्शन और इसमें मैंने लिखा 0, ठीक है, और नाउ आई प्रेस एंटर, सो एज यू सी क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। समझ में आ गया। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे लिखते हो बूल फंक्शन में 1, ओके, तो देखना आपको यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है, ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। दोनों बूल फंक्शन मैंने यहाँ चला के बता दिया आपको, ठीक है जी। अब इसके बाद में यदि आपको इमेजिनरी नंबर को प्रिंट करवाना है तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। सपोज कि हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, a इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया सपोज 1 प्लस, ओके जी, 1 प्लस 8 पॉइंट या 8j ले लो, 1 प्लस 8j, ठीक है जी। तो अब जैसे ही एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या दिखेगा आपको कि ये एक नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अब यहाँ पे यदि मैं लिखती हूँ a डॉट रियल, प्रिंट में क्या लिखती हूँ मैं, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखती हूँ a डॉट रियल, ठीक है जी, और इसको क्लोज कर दिया। प्रिंट स्टेटमेंट की स्पेलिंग सही लिखना बेटा जी, नहीं तो एरर आ जाएगी, अंडरस्टूड। चलिए भाई a डॉट रियल, जरा देखते हैं इसका रियल नंबर हमको मिलता है कि नहीं। सो एज यू सी इट रिटर्न्स द रियल नंबर दैट इज 1.0। 1 प्लस 8j हमने दिया था बट 1.0 रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली मैं यदि यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट फंक्शन में क्या कि a डॉट इमेजनरी IMAG और ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, सो एज यू सी 8.0 विल बी द आंसर। अभी आपको समझ में आ गया अच्छे से कि डेटा टाइप में यहाँ पर रियल इमेजनरी को कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, और बुलियन जो है वो 0 और 1 की वैल्यू ट्रू और फॉल्स है। ये पाइथन आईडीएलई में मैंने आपको रन करके साक्षात बता दिया है ना। तो होपफुली अब तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं मैम। चलो अब बढ़ते हैं अगले डेटा टाइप की तरफ जिसका नाम है स्ट्रिंग। पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। नंबर्स तो फिर भी समझ में आ जाते हैं मैम, लेकिन ये स्ट्रिंग ही नहीं समझ में आता है। पता नहीं नंबर को भी स्ट्रिंग बना देते हैं, नंबर को भी यहाँ पे कैरेक्टर बना दिया है ना। ये जादू ही होता है एक तरीके का, समझो। एक्चुअली स्ट्रिंग पर पूरा एक चैप्टर है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है ये समझ लो। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा बरखा, ठीक है, मेरा नाम लिखा, तो आप इसको क्या बोलते हो मैम कि ये जो है एक वर्ड है जो किससे मिलकर बना है, कैरेक्टर्स के कलेक्शन से मिलकर बना है। कुछ कैरेक्टर्स है उनको कलेक्ट करके आपने 6 कैरेक्टर्स को कलेक्ट कर दिया और एक नाम डिफाइन कर दिया, तो ये एक वर्ड हो गया। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आज तक भी पढ़ते आए हो, हमेशा पढ़ते आए हो, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C++, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं ना, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली इसी कैरेक्टर्स को कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, इस वर्ड को हम स्ट्रिंग नाम से जानते हैं। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे कुछ 6 कैरेक्टर्स का एक नाम डिफाइन किया है ना, वो एक स्ट्रिंग है। किस टाइप का डेटा वैल्यूज है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा वैल्यू है। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यदि मैंने लिखा यहाँ पर 23, भाई ये तो इंटीजर है मैम, 100% इंटीजर है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो भी स्ट्रिंग होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में वो हमेशा सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखी जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखी जाती है। तो अभी ये 23 यहाँ तो क्या हो गया मैम, इंटीजर है। लेकिन इसी 23 को यदि मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, इसी 23 को यदि मैंने यहाँ पर इस डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिख दिया तो बेटा जी अब ये इंटीजर नहीं है, अब ये बन चुका है स्ट्रिंग। मेरी बात समझ में आ गई। तो पाइथन या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो बेटा, किसी भी कैरेक्टर्स के कलेक्शन को जो आपने डिफाइन किया हुआ है, कोई नाम डिफाइन किया है, कुछ भी लिखा हुआ है कैरेक्टर्स में, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा और वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा जाता है। फिर चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो, कोई कैरेक्टर ही क्यों ना हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है $2, ओके, और ये डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखूंगी तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अंडरस्टूड, समझ में आ गई कहानी। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अभी वही लाइन जो मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई कि यहाँ पे यदि मैंने लिखा है TRUE ट्रू, तो बेटा जी ये नॉर्मल आपका एक कीवर्ड है जो पाइथन में रिजर्व्ड है, जो पाइथन फंडामेंटल में देखा। लेकिन यदि मैं इसको डबल इन्वर्टेड में लिखती हूँ तो अब ये कीवर्ड नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे यदि मैंने लिखा है str फंक्शन में ट्रू लिखा है तो ये इस ट्रू को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा डबल इन्वर्टेड के साथ या सिंगल इन्वर्टेड के साथ। ये ट्रू अभी क्या है, ये ट्रू बेसिकली अभी यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब आपको ये स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है।
तो स्ट्रिंग क्या हो गया, ये वो डेटा टाइप होता है जो कि नंबर ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स को होल्ड करता है, वो भी सेट ऑफ कोटेशन मार्क, डबल मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क के साथ में। ठीक है, ईच कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग इन अ यूनिकोड कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है, 8 बिट वगैरह में उसको डिफाइन किया जाता है इंटरनली सिस्टम में, और हर एक लैंग्वेज में इसको हम डिनोट करते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। देख लो, लेटर्स भी आते हैं इसमें, नंबर्स भी आते हैं इसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, है ना, नोन एज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड। ठीक है, कुछ वैलिड स्ट्रिंग के यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए, देखो ABCD 1 2 3 4 डॉलर %, ये सभी सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड में लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। वॉट एवर रिटर्न इन डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड इट ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, बस ये ध्यान रखना आप। तो अब जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं जिनसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाइथन, PYTHON, ओके, ये एक स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ, ओके जी। अब मुझे एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना है, क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम उसकी पोजीशन से एक्सेस करते हैं, और वो पोजीशन आपकी 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 5, मतलब यदि मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में से T एक्सेस करना है तो वो किस पोजीशन पे मिलेगा, 1 पोजीशन पे मिलेगा। N एक्सेस करना है तो वो किस पोजीशन पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा। तो ये कहलाती है आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्या कहलाती है ये, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग में बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होती है जिसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 -5। यदि मैंने -5 को एक्सेस किया तो मुझे P मिलेगा, -2 को एक्सेस किया तो मुझे 2 मिलेगा। तो हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को उसके इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हो, जो इंडेक्स आपके फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग में होते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं आगे लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप की तरफ। लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा आपकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम आपको एंटर करने हैं। तो क्या करोगे, यहाँ ऐसे लिखोगे, स्टूडेंट 1 उसका नाम लिखोगे सपोज राम, ठीक है, स्टूडेंट 2 उसका नाम लिखोगे आप यहाँ पे सपोज श्याम। ऐसे आपने 5 स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट 3 का नाम लिखा सपोज आपने कमल, ओके, और स्टूडेंट 4 के लिए आपने लिखा मोहन। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से। अब यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल क्रिएट किए, चारों वेरिएबल में 4 नाम आपने स्टोर करवा दिए। बट व्हाट अबाउट, मैं ये चाहती हूँ कि इन चारों के नाम एक ही वेरिएबल में क्रिएट हो जाए। हमें 4 बार स्टूडेंट 1 2 3 4 क्रिएट नहीं, अभी 40 स्टूडेंट के नाम स्टोर करवाने, तो क्या 40 वेरिएबल लोगे, नहीं। पाइथन यहाँ पे एक डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लिस्ट और टपल। अभी बहुत ध्यान से समझना, लिस्ट और टपल का काम होता है कि यहाँ पे आप क्या करो, नेम लिखो, सिर्फ नेम नाम का एक वेरिएबल लो और इसमें इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में एक एक नाम को स्टोर करते चलो। ठीक है, राम कॉमा लगाओ, देन श्याम कॉमा लगा दो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड में लिखना क्योंकि स्ट्रिंग है, कमल। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने एक ही वेरिएबल में, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, एक ही वेरिएबल में 1 2 3 4 चारों नाम को स्टोर करवा दिया एक ही वेरिएबल में। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 4 अलग अलग वेरिएबल। समझ में आई बात। वही अब इन चारों के मार्क्स को स्टोर करवाना है, तो मार्क्स को कैसे स्टोर करवाओगे, ध्यान से देखो। तो भाई हमने यहाँ पे क्या लिख दिया मैम, मार्क्स लिख दिया, और यहीं पर एक और लिस्ट बना दी जिसमें 90 80 60 40 चारों स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवा दिया। अभी मार्क्स तो नंबर्स में, तो सिंगल डबल इन्वर्टेड में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहलाती है लिस्ट। जैसे आप लिस्ट बनाते हो ना अपनी क्लास में, बच्चों के नाम की लिस्ट बना दी, उनके मार्क्स की लिस्ट बना दी, वैसे ही लिस्ट हम पाइथन में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए लिस्ट के लिए यूज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब ये म्यूटेबल की कहानी क्या है वो अभी आगे समझाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, ए नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर करवा दिए। ठीक है, अब इनको यदि एक्सेस करना है, मुझे सारे लिस्ट के नाम नहीं चाहिए। सपोज 40 बच्चों के नाम आपने क्रिएट करें एक लिस्ट में, अब 40 नहीं चाहिए मुझे, 40 नंबर का स्टूडेंट या 14 नंबर का या 5 नंबर का स्टूडेंट एक्सेस करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को उसके नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो ना, वैसे ही राम 0 नंबर पे है, श्याम 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पर है। तो अब यहाँ पे यदि लिखोगे नेम ऑफ 1 तो श्याम आ जाएगा, नेम ऑफ 3 तो मोहन का नाम एक्सेस कर पाओगे आप।
ऐसी मार्क्स भी, यदि आपने लिखा मार्क्स ऑफ 0 तो 90 एक्सेस करोगे, मार्क्स ऑफ 1 तो 80 एक्सेस करोगे। तो ये इनके इंडेक्स होते हैं जिससे आप उसको एक्सेस करते हो। कैसे? जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस की या आईपी की बुक है, तो क्या देखते हो आप अपने आईपी कंप्यूटर साइंस की बुक में कि हर एक चैप्टर के आगे पेज नंबर लिखा होता है, इंडेक्स पेज में इंडेक्स बना होता है ना। अब वो इंडेक्स से आपको उस पेज पे जाने में आसानी होती है। बिल्कुल वैसे ये लिस्ट है, इस लिस्ट में इंडेक्स के हिसाब से आप उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है जी, तो वही लिखा हुआ है यहाँ देखो, प्रिंट करवा लिया ए को तो आपको पूरी लिस्ट मिल गई। और यदि आप इस तरीके से लिखते हो तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। यदि अब आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे? सपोज आपको नेम ऑफ 5 एक्सेस करना है, तो 5 तो है नहीं, 3 एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ 3 एक्सेस करना है तो किसका नाम रिटर्न हो जाएगा? आपको मोहन रिटर्न हो जाएगा। तो उसको कैसे एक्सेस करना है? इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में ही एक्सेस करना है। यहाँ पे देखो ए ऑफ 0 एक्सेस किया तो क्या रिटर्न हुआ? 0 पे आप अभी नया वैल्यू स्टोर करवा रहे हो ना, 10 स्टोर करवा रहे हो, तो यहाँ पे ए की जगह पे 10 आ गया। मतलब लिस्ट के एलिमेंट को बदल भी सकते हो। और यदि आप लिखोगे ए ऑफ 0 तो ए ऑफ 0 पे फिलहाल 1 था तो आपको एज ए आउटपुट 1 मिल जाएगा। और यदि इस ए ऑफ 0 पे आपको कुछ और एंटर करवाना है, सपोज कि मैंने यहाँ पे नाम गलत लिख दिया, ये राम नाम नहीं है, यहाँ राहुल नाम था, मैंने गलती से राम लिख दिया, तो मुझे इसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम? सिंपल तरीका है बदलने के लिए, है ना, सिंपल तरीका है। नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 पे आपको जो नया नाम देना है वो आपको इस तरीके से सेट कर देना है। तो अब क्या होगा? ऐसा लिखने से लिस्ट में जहां पे 0 पे राम लिखा था, अब इसकी जगह पर राहुल स्टोर हो जाएगा। तो एक क्रिएटेड लिस्ट में आप चेंजेस कर पा रहे हो। जो लिस्ट आपने पहले से क्रिएट की है उसके अंदर आप बदलाव कर पा रहे हो, उसी को कहते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल जिसमें चेंजेस कर सकते हो, इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखो थर्ड आइटम आपने इस तरीके से किया तो थर्ड आइटम भी बदल गया, 30 हो गया। Okay, so you guessed it right. Values of internally are numbered 0. Its first item of list is internally numbered as 0. 0 से इसकी शुरुआत होती है और 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इनके नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग के नाम से तो एक एक चैप्टर डिफाइन है मैम, उसमें भरपूर दिया हुआ है, आराम से पढ़ेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, जो कॉन्सेप्ट था लिस्ट का वो समझ में आ गया। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और लिस्ट के एलिमेंट को आप बदल सकते हो, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदल सकते हो, जिसलिए लिस्ट को म्यूटेबल कहा जाता है। अभी टपल बिल्कुल लिस्ट जैसा ही होता है, टपल भी बिल्कुल लिस्ट जैसा ही होता है। डिफरेंस क्या होता है? टपल के एलिमेंट को पैरेंथेसिस में शो करते हो। जैसे वही नाम, मुझे स्टूडेंट के नेम क्रिएट करना है तो वही नेम इज इक्वल्स टू सपोज राहुल, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने यहाँ लिखा प्रिया या रिया, ठीक है, तो आपने यहाँ दो स्टूडेंट के नाम की एक टपल क्रिएट कर ली। तो टपल को किससे इंडिकेट करते हैं? टपल को इंडिकेट करते हैं पैरेंथेसिस से। अंडरस्टूड? लिस्ट को किससे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, हर एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे भी होती है। ठीक है, और यहां पर जब एक एलिमेंट को एक्सेस करने की बात आती है, सपोज मुझे नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करोगे। जैसे नेम ऑफ 1 लिखोगे तो आपको रिया रिटर्न हो जाएगा। आई बात समझ में अच्छे से? तो डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, लेकिन यदि एलिमेंट एक्सेस करना है आपको तो ये करोगे। अब एक काम की बात, क्या टपल में नाम बदलेंगे? सपोज इस राहुल नाम की जगह मुझे राम सेट करना है तो क्या ये चेंजेस टपल में होते हैं? टपल होती है इम्यूटेबल, टपल में चेंजेस नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? इट इज नॉट मॉडिफिएबल। जैसे लिस्ट मॉडिफिएबल होती है, टपल इज नॉट मॉडिफिएबल। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड द लिस्ट ऑफ कॉमा वैल्यूज। ओके, लाइक दिस। देखो P 1 2 3 4 5 की एक टपल बनाई, फिर 2 4 6 8 की टपल बनाई है, R वॉवेल्स की एक टपल है और H में आपने कुछ इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए। तो ये सारी टपल्स क्रिएटेड है। ध्यान रखना, टपल्स इम्यूटेबल होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी क्या होता है मैम? तो डिक्शनरी बेसिकली जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी होती है, ए अल्फाबेट से जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब आपको विजिबल होते हैं और यहीं पे उनका मीनिंग होता है ना, यहीं पे उनके मीनिंग्स भी होते हैं। यही होता है डिक्शनरी में। बी अल्फाबेट से जितने लेटर्स होंगे, उनके जितने भी वर्ड्स होंगे वो और उनके मीनिंग आपको साथ में सामने दिखते हैं। बिल्कुल ऐसी पाइथन में भी हम डिक्शनरीज को क्रिएट करते हैं। इन डिक्शनरी में आप जो भी की दोगे उसका जो वैल्यू आपको देना होगा। जैसे डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग होता है ना, ध्यान से समझना, डिक्शनरी में आपका वर्ड और मीनिंग होता है ना। वही यहाँ पर पाइथन डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर होता है। क्या होता है? की और वैल्यू पेयर। बस दिस इज द डिफरेंस। जो वर्ड है उसको की कहते हैं, जो मीनिंग है उसको वैल्यू कह देते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ओके, लिस्ट को किससे क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल को पैरेंथेसिस से, डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट से।
समझ में आ गया। अभी फॉर एग्जाम्पल कि एक डिक्शनरी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं किसकी, मंथ नेम की। तो भाई मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर ली, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, ओके। मैं एक डिक्शनरी डी नाम से क्रिएट करती हूँ, करली ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ और यहाँ पर डिफाइन करती हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर जनवरी, ये पहला की बना और कॉलन लगा के लिख दिया 1, कॉमा लगाते हैं और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे फेब्रुअरी, ठीक है, कॉलन लगा के लिखते हैं 2, है ना, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू देते हैं। फिर मैंने लिखा मार्च और मार्च में मैंने कॉलन लगा के लिखा 3 और यहाँ पे बस 3 ही महीने के मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये कीज बन गई और उनकी जो वैल्यूज है वो 1 2 3 हो गई। कॉमा से हमने हर एक की वैल्यू पेयर को सेपरेट किया, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? ये हो गई आपकी कीज और कॉमा लगा के आपने सारी वैल्यूज डिफाइन कर दी, कॉमा लगा के आपने वैल्यूज डिफाइन कर दी। और कैसे डिफाइन कर रहे हो उसको आप, करली ब्रैकेट्स में। दिस इज द डिक्शनरी इन Python. So dictionary is another type of Python features. Now it is another hat of, है ना, समझ में आया? The dictionary is an unordered set of comma separated key value pairs within parentheses required within dictionary. No two keys can be the same. अभी keys same नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि जनवरी नाम से मैंने 2 keys बना देना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। keys यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे आप देखो तो A को 1 से असाइन करवा दिया, E को 2 से, I को 3 से, O को 4 से, U को 5 से। तो A E I O U 1 2 3 4 5 5 वोवेल से हमने डिनोट किया। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करते हो ना, तो प्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके से ही आपको आंसर मिलेगा। ये एक डिक्शनरी आपको क्रिएट होती हुई शो होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? आगे बात समझ में। और यदि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए वही स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे। जैसे यहाँ पे वोवेल ऑफ ए की को एक्सेस किया तो 1 वैल्यू रिटर्न हुई। अभी मुझे यहाँ पे सपोज जनवरी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे डी नाम की डिक्शनरी है और इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में जनवरी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यदि इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। अंडरस्टूड? समझ गए डिक्शनरी? तो टोटल हमने यहाँ पर अभी कितने टाइप के डेटा टाइप डिस्कस कर लिए बेटा? कोर डेटा टाइप जो कि पाइथन में होते हैं, नंबर, जिसमें इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट जो कि सीक्वेंसेस के अंदर आता है। और होता है एक मैपिंग जिसमें हम डिक्शनरी को यूज कर रहे हैं, जहां पे की वैल्यू पेयर की मैपिंग कर रहे होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है जिसको कहते हैं नन। अब आखिर ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 2 वैल्यूज को ऐड करवाना है, तो पहली वैल्यूज मैंने यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं करा, b इज इक्वल्स टू कुछ भी डिफाइन नहीं करा, और इन दोनों वैल्यू को ऐड करवाना है और प्रिंट करवा लेती हूँ c। भाई अभी मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी है यहाँ पर, तो ये प्रिंट कैसे होगा, ये ऐड कैसे होगा? तो आप चाहते हो कि आप बाद में इनकी वैल्यू को डिफाइन करोगे, या किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू आपको फिलहाल अभी अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करनी है, बाद में डिफाइन करनी है, तो आप इनिशियली इसमें क्या असाइन कर सकते हो? नन वैल्यू को असाइन करवा सकते हो। नन का मतलब होता है, एन कैपिटल आता है, ध्यान रखना। नन का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल में फिलहाल अभी आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, वो ब्लैंक है, बाद में आप इसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो लेटर ऑन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और डेटा टाइप होता है जिसको नन कहते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो बात हो गई सारे डेटा टाइप्स की। कौन कौन से डेटा टाइप देख ली बेटा? नंबर, नन, सीक्वेंसेस, मैपिंग्स। तो यदि मैं ऐसे बात करूं तो इंटीजर, फ्लोटिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी, ये सारे इंपॉर्टेंट और कोर डेटा टाइप है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाइवा में पूछा जाता है। जो बताया बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन बनता है 100% बनता है, पेपर इसके बिना बनता ही नहीं है, इस टॉपिक के बिना। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, जब पाइथन का पेपर बनाया जाता है ना, पाइथन बेसिक्स यदि पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स, तो म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट टॉप पर आता है। अब म्यूटेबल का मतलब जैसे मैंने बताया कि चेंजेस, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी वैल्यूज में चेंजेस कर पा रहे हो, लिस्ट में चेंजेस कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया म्यूटेबल। जो मॉडिफिएबल होता है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, जो मॉडिफिएबल होता है वो म्यूटेबल। समझ में आई बात? और जो मॉडिफिएबल नहीं होता है, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो इम्यूटेबल, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। नो चेंजेस डन इज नोन एज नॉन मॉडिफिएबल, इज नोन एज इम्यूटेबल। तो वो डेटा टाइप्स, वो डेटा ऑब्जेक्ट जिसमें चेंजेस नहीं कर पाते हो, वो इंटीजर, फ्लोटिंग, बुलियन, स्ट्रिंग और टपल होते हैं। ये नाम याद कर लेना, इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल और फ्लोट पॉइंट नंबर्स। इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार इनको डिफाइन कर दिया तो कर दिया, वो कहते हैं ना, एक बार जो आपने बोल दिया, जो कमिटमेंट दे दी तो बस दे दी, वो वाला काम है इनके साथ कि एक बार कमिटमेंट दे दी ना बेटा, इंटीजर में कोई इंटीजर असाइन कर दिया तो बस वो कर दिया,
ठीक है, फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, इमोडिफिएबल होता है। वही बात करें हम अगर मॉडिफिएबल की, तो मॉडिफिएबल में जो आते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं आपके लिस्ट। देखो म्यूटेबल जो मॉडिफिएबल में होते हैं वो होते हैं आपके लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स, ये मॉडिफिएबल होते हैं, है ना। लिस्ट में हमने एलिमेंट बदला था, याद है, टपल में नहीं बदल पाए थे। क्लियर हुआ? चलो इसको थोड़ा समझ ले, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाली हूँ, डोंट पैनिक। चलो पहले समझते हैं इम्यूटेबल। तो जब इम्यूटेबल की कहानी आती है तो ध्यान से समझना, इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज पी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 5 असाइन करवाया और क्यू में पी असाइन करवाया, आर में 5 असाइन करवाया। बहुत ध्यान से समझना, पी एक वेरिएबल है जिसमें 5 असाइन करवाया है, क्यू एक वेरिएबल है जिसमें पी को असाइन कर दिया। मतलब अल्टीमेटली पी में 5 है तो क्यू में भी क्या आ गया बेटा जी, 5 ही आ गया, और आर में भी 5 है। मीन्स व्हाट, मीन्स में एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी जहां पे 5 असाइन हो जाएगा, और इस मेमोरी लोकेशन को ध्यान रखना, P भी पॉइंट करेगा, Q भी पॉइंट करेगा और R भी पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यूज अल्टीमेटली 5 5 5 ही है। अंडरस्टूड दिस थिंग? आई बात समझ में अच्छे से कि एक वेरिएबल उसमें आपने सेम वैल्यूज ही असाइन कर रही है कहीं ना कहीं, तो 3 वेरिएबल मिलकर एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। अगला यहाँ पे कंडीशन दी हुई है P इज इक्वल्स टू 10, R इज इक्वल्स टू 7 एंड Q इक्वल्स टू R। वैल्यूज बदल दी है, ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो देखो यहाँ पर पहले समझ लो जो मैंने बताया, P इज इक्वल्स टू 5, Q इक्वल्स टू P और R इक्वल्स टू 5। तो ये मेमोरी में कुछ नंबर स्टोर हो गए, 5 6 7 8 9 10। 5 को कौन पॉइंट कर रहा है? P Q R, तीनों वेरिएबल में ये एक ही वैल्यू है। और हर एक मेमोरी में जो वेरिएबल जाके स्टोर होता है ना, वैल्यू जाके स्टोर होती है, उसका एड्रेस होता है। जैसे आप जहां रहते हो आपके घर का एड्रेस होता है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल का एड्रेस होता है, आप कहीं भी जाते हो तो उस जगह का एड्रेस होता है जिससे उसको पहचानते हो। मेमोरी भी कितनी वास्ट होती है भाई, गीगाबाइट टेराबाइट में मेमोरी अवेलेबल होती है। तो जो भी प्रोग्राम में आप डेटा वैल्यूज यूज कर रहे हो ना, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है। तो मेमोरी आपके ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइड होती है। सपोज कि मैंने बोला P इज इक्वल्स टू 5, तो भाई ये जो 5 है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। सपोज इस जगह पर जाकर स्टोर हुआ, तो मेमोरी में हर एक वैल्यू को उसकी लोकेशन से जाना जाता है, ठीक है। सपोज ये 101 लोकेशन है, ये 102 है, ये 103 है, ये 104 लोकेशन है, ये 105 लोकेशन है, ये 106 लोकेशन है, ये 107, 108, 109। तो हर एक बॉक्स को, हर एक सेल को मेमोरी के किससे पहचानते हैं हम? उसके एड्रेस से। तो अभी P किसको पॉइंट कर रहा है मैम? अभी P पॉइंट कर रहा है इसको पॉइंट कर रहा है ना, P5 को। तो किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? 105 को पॉइंट कर रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने बोला है P इक्वल्स टू 5, Q इक्वल्स टू P एंड R इक्वल्स टू 5। तो तीनों एलिमेंट एक सेम मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहे हैं, सेम इंटीजर ही उसमें स्टोर किया हुआ है, ठीक है जी। तो अभी इसको आप फिलहाल बदल नहीं पाओगे, इट इज इम्यूटेबल। इंटरनली पाइथन कीप्स अ काउंट ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू अ वैल्यू, ऑल वेरिएबल्स हैविंग द सेम रेफरेंस वैल्यूज। सो यहाँ पर जो ईच इंटीजर वैल्यू इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिलहाल इसको आप नहीं बदल पाओगे। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि P के लिए अलग से मेमोरी लोकेशन, ऐसा नहीं हुआ है कि P इक्वल्स टू 5 लिखा है तो मेमोरी में एक 5 लोकेशन P के लिए जनरेट हो गई 101, और आपने लिख दिया यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू P, Q इज इक्वल्स टू P। तो ऐसा नहीं होगा कि Q भी 5 के लिए, P के लिए एक नई लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। एक सेम लोकेशन पर ही सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो पॉइंट कर रहे हैं। इसको देखना है तो कैसे देखोगे? एक ID नाम का फंक्शन होता है। क्या होता है? ID। ये ID फंक्शन क्या करता है? आपको एड्रेस रिटर्न करता है। किसका एड्रेस? मेमोरी का। समझ में आया? अब देखो ये बहुत कमाल का फंक्शन है। यदि आप चाहते हो देखना कि आपने लिखा है P इक्वल्स टू 5, तो एक्चुअली 5 किस मेमोरी लोकेशन पर जाकर स्टोर हुआ है तो उसका एड्रेस देख सकते हो ID फंक्शन से। यहाँ पे क्या लिखा है? ID ऑफ 5। तो 5 का ID क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर 1457662208। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 101 102 लिया था, लेकिन ये इसी तरीके से नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, है ना। अब ID ऑफ P लिखा तो भी सेम लोकेशन रिटर्न हो रही है। देखो 208 208 सेम लोकेशन, पूरी सेम लोकेशन रिटर्न हो रही है। ID ऑफ Q लिखूंगी तो भी सेम लोकेशन आ रही है, ID ऑफ R लिखूंगी तो भी सेम लोकेशन आ रही है। तो ये जो सेम लोकेशन रिटर्न हो रही है, इट प्रूव्स दैट कि ये वैल्यूज आपकी इम्यूटेबल है। मतलब आप जितने भी वेरिएबल्स में सेम वैल्यूज असाइन करोगे तो वो सेम ही एड्रेस पे जाकर स्टोर होगा। पाइथन आपको ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करता है। सो बोथ आर वैलिड पाइथन शेल्स। अच्छा, इसको रन भी करके देखेंगे अभी हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रन करके नहीं बताऊंगी। अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल्स टू 10, R इज इक्वल्स टू 7 एंड Q इज इक्वल्स टू R। बहुत ध्यान से समझना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 है एक वैल्यू जिसको P पॉइंट कर रहा है,
ठीक है, और एक 7 वैल्यू है जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, आर पॉइंट कर रहा है, और क्यू जो है वो आर को ही पॉइंट कर रहा है, तो क्यू और आर 7 को ही पॉइंट कर रहे हैं और पी को। अब मान लो कि पी की वैल्यू यहाँ पे 101 है और इसकी क्यू और आर जिस लोकेशन पे वो 102 पर है, तो यहाँ पे लोकेशन बदलेगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी बदल रहे हैं। सो दीज वेरिएबल्स नेम आर मेड टू पॉइंट डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। द ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस ऑफ पी वाज हैविंग वैल्यू 5 विल बी द सेम, ठीक है, पी की वैल्यू जो होगी वो तो सेम ही होगी, सेम ही मेमोरी लोकेशन पर होगा, ठीक है, बट जो 5 होगा वो नहीं होगा, उसकी 5 की जगह पर 10 आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये 10 मेमोरी लोकेशन P पॉइंट कर रहा है 10 को और QR पॉइंट कर रहा है 7 को। दिस काउंट रिफ्लेक्ट्स दैट करंटली 2 आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स रेफरिंग टू द सेम वैल्यू। अगेन या इसको पता करने के लिए कि क्या ये अलग अलग है, तो आईडी फंक्शन चला दिया, आईडी ऑफ 10 288, आईडी ऑफ P 288, P में 10 असाइन करा तो 10 और P दोनों का सेम वैल्यू है, मतलब वैल्यू से भी एक्सेस करो और P से भी एक्सेस करोगे, दोनों से सेम आंसर रिटर्न हो रहा है। 7 पे देखोगे तो 240 आ रहा है, Q पे देखोगे तो भी 240 आ रहा है, R पे भी 240, और अगर आप 5 को एक्सेस करोगे तो 5 वाला वापस वही बताएगा वैल्यू जो पहले थी। आ गई बात समझ में? सो दिस टाइम विल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस एड्रेस वेरिएबल्स PQR, वैल्यू 5 इज द सेम एड्रेस, 5 तो सेम ही है ना, मतलब P इज इक्वल्स टू जो आपने पहले 5 दिया था वो 5 का मेमोरी एड्रेस तो सेम ही है, बाद में आपने P इक्वल्स टू 10 लिखा तो ये दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? इसको प्रैक्टिकली देखें फिर म्यूटेबल पे आते हैं, ठीक है जी। चलो तो आ जाते हैं वापस पाइथन आईडीएलई पर, और जैसे मैंने अभी आपको एक स्ट्रिंग फंक्शन बताया था पहले वो देख लो। str फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, true ट्रू, टी और ट्रू फॉल्स का T और फॉल्स का F कैपिटल होता है, ध्यान रखना। अंडरस्टूड? और यहाँ पे मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो देखो इसको ट्रू को जो कि कीवर्ड था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी सी, P इज इक्वल्स टू, यदि मैंने लिखा 5, ओके, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, P इज इक्वल्स टू 5 के बाद फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल्स टू P, अगेन Q इज इक्वल्स टू P एंड देन प्रेस एंटर, R इज इक्वल्स टू 5, ओके जी। नाउ आई प्रेस एंटर, तो अब यहाँ देखो मैंने सेम कोड वही लिखा है जो अभी आपको बताया। अब चलाते हैं हम आईडी फंक्शन, ठीक है। यदि मैंने लिखा आईडी फंक्शन में क्या, आईडी फंक्शन में मैंने लिखा P, एंटर प्रेस किया तो मेमोरी लोकेशन इज 280, देखो 1407243360100280 है ना, सेम आ रही है। अभी यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ आईडी फंक्शन में 5, क्या लिखती हूँ 5, तो देखना क्योंकि हमने P में 5 ही असाइन करवाया है, सेम मेमोरी लोकेशन इज रिटर्न्ड हियर, एज यू सी हियर सेम मेमोरी लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी सेम यदि मैं यहाँ लिखती हूँ आईडी ऑफ Q, है ना, आईडी ऑफ Q, तो Q में भी आपको सेम मेमोरी लोकेशन दिखेगी, ठीक है। यदि मैंने लिखा आईडी ऑफ R, तो आप देखोगे यहाँ पर इसमें भी सेम लोकेशन यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा P इज इक्वल्स टू 10, क्या लिख दिया 10, अब P की वैल्यू मैंने बदल दी, पहले 5 थी अब 10, तो क्या 10 की मेमोरी लोकेशन बदली है? यहाँ पर क्या आपको P की अब मेमोरी लोकेशन बदली हुई दिखेगी या नहीं? तो हम लिखते हैं आईडी ऑफ P, यदि मैंने आईडी ऑफ P लिखा, सो सी हियर ये 280 यहाँ पे शो हो रहा था, अब ये 440 शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 5 जहाँ थी वो 280 लोकेशन पे थी, और अब P की वैल्यू जो नई वैल्यू हमने 10 दी है वो 440 लोकेशन पे जाके स्टोर हुई है। समझ गए? कोई डाउट नहीं, अब क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। चलो अब समझते किस पे आते हैं, म्यूटेबल पे। तो ये तो इम्यूटेबल की कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अभी म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब जिसको आप बदल सकते हो। क्या बताया मैंने अभी, पहले ध्यान से समझना, P इक्वल्स टू 5 एंड P इक्वल्स टू 10, तो भाई 5 का मेमोरी लोकेशन 280 था और 10 का मेमोरी लोकेशन 240 था। मैम यही देखा अभी हमने, दोनों अलग अलग जगह पर जाकर स्टोर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने P इज इक्वल्स टू 5 बोला तो मेमोरी लोकेशन पे 5 को P पॉइंट कर रहा है, फिर बाद में मैंने P इक्वल्स टू 10 लिख दिया तो ये 5 बदल के यहाँ पे 10 असाइन हो गया, मेमोरी लोकेशन विल बी द सेम। ऐसा तो नहीं हुआ, मेमोरी लोकेशन अलग थी। अब जो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं ना वो ये काम करते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होता है, एक सेम लोकेशन पे आप वैल्यूज को बदल सकते हो। इम्यूटेबल पे अलग अलग वैल्यूज क्रिएट हो जाती हैं, मेमोरी में अलग अलग जगह जाकर वैल्यूज स्टोर होती है। भले ही वेरिएबल सेम हो लेकिन अगर वैल्यूज अलग है तो अलग अलग लोकेशन क्रिएट होगी। लेकिन म्यूटेबल में क्या होता है, म्यूटेबल जो डेटा टाइप होते हैं उसमें सेम ही लोकेशन पर वेरिएबल सेम रहेगा और सेम लोकेशन पर वैल्यूज बदलती हैं, आप चेंजेस कर पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। सपोज हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली CH चेक नाम से 246, क्या लिखा मैंने, CH के नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसमें 2, 4 और 6 असाइन करवाया, मतलब मेमोरी में कहीं जाकर
2, 4 और 6 असाइन हो गया, समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको बदलना है, किसको बदलना है, हमें CHK ऑफ 1 पे। देखो ये 0 लोकेशन पर है, ये किस लोकेशन पर है, 0 पर, 1 पर, 2 पर। हमें क्या करना है मैम, CHK ऑफ 1 लोकेशन पर जो एलिमेंट है 4, उसको 40 करना है। गलती से 4 हो गया, ये 40 करना है, तो इससे हमने 40 कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अलग से नई लिस्ट बन जाएगी, इस 4 की जगह पर ही 40 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। अब आपको यदि इसका आईडी चेक करना है कि क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखो यहाँ पे यूज किया गया है। सो आईडी ऑफ CHK इज 1501955536, ध्यान रखना। और जब आपने इस 4 को 40 से बदला, CHK ऑफ 1 पे 40 असाइन कर दिया, तो अब हमने एलिमेंट बदल दिया। उसके बाद जब आईडी फंक्शन को रन किया वापस से, तो देखो सेम मेमोरी एड्रेस विल बी देयर। मतलब यहाँ भी मेमोरी एड्रेस आपका आईडी में बिफोर चेंजिंग भी 536 था, चेंज होने के बाद भी सेम मेमोरी एड्रेस इज देयर। मतलब एलिमेंट बदला है बट उसकी प्लेस वही है। और यहां पे आप देखोगे तो एलिमेंट भी बदल रहा है और उसकी मेमोरी लोकेशन भी बदल रही है, जिसको हम इम्यूटेबल कहते हैं और इसको हम म्यूटेबल, इसको हम म्यूटेबल कहते हैं और इसको हम इम्यूटेबल कहते हैं, है ना। चलो इसको प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ। तो आ गए आईडीएलई पर, ठीक है। नया आईडीएलई मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर सपोज मैं लिस्ट बना लेती हूँ, एल नाम से ही लिस्ट बना लेते हैं और इसमें हम 1, 2, 3 असाइन कर लेते हैं। डन। आ गई बात समझ में, एक लिस्ट बन चुकी है। प्रिंट करवा लेती हूँ इस लिस्ट को मैं, तो आपको क्लियर होगा। प्रिंट फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन से वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस एल को प्रिंट करवा लिया तो 1, 2, 3 आपको एलिमेंट शो हो रहा है। नाउ व्हाट आई वांट, जस्ट चेक द आईडी। इस लिस्ट का आईडी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने आईडी चेक किया बिफोर चेंजेस। अभी लिस्ट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, चेंज करने के पहले 22389983335868, लास्ट याद रखो 5168 आ रहा है। अब क्या करना है हमें, लिस्ट का पहला एलिमेंट, लिस्ट का 0 वाला जो एलिमेंट है वो 1 था, उसको कर देना है 10, ठीक है। तो लिस्ट के पहले एलिमेंट में 10 आ गया। प्रिंट करवाती हूँ फिर से लिस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि चेंजेस हुए कि नहीं। यस, यहाँ पे लिस्ट 1, 2, 3 थी, अब लिस्ट हो गई है 10, 2, 3, है ना। अब ये चेक करते हैं कि मैम एलिमेंट के बदलने से क्या लिस्ट के मेमोरी एड्रेस में बदलाव हुए हैं। यदि हुए हैं तो ये तो म्यूटेबल नहीं होगा, ये तो आपका म्यूटेबल हो जाएगा, और नहीं होते हैं तो इम्यूटेबल रहेगा, है ना। चलो देखते हैं, आईडी फंक्शन रन करते हैं और यहाँ पे फिर से एल लिखती हूँ मैं और एंटर प्रेस करती हूँ। तो देखो भाई, मेमोरी एड्रेस विल बी द सेम। आप देख पा रहे हो ये बिफोर चेंजिंग और आफ्टर चेंजिंग द मेमोरी एड्रेस विल बी सेम, है ना। 5168 एंड 5168। इट मीन्स की लिस्ट वही है, एलिमेंट्स बदले हैं, मेमोरी लोकेशन विल बी द सेम। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। तो लिस्ट म्यूटेबल होती है जिसमें आप वैल्यूज को बदल सकते हो। बाकी जो अभी हमने देखा, स्ट्रिंग देखा, इंटीजर देखा, वो इम्यूटेबल होते हैं, जो वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करते हो, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू में बदलाव नहीं होते, मेमोरी लोकेशन ही अलग क्रिएट हो जाती है। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, आपके दिमाग में घुस चुका होगा। यदि म्यूटेबल इम्यूटेबल में अब डिफरेंस आता है या कुछ भी पूछा जाता है तो अच्छे से लिख कर आओगे। नाउ वेरिएबल इंटरनल्स क्या होते हैं? पाइथन इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी दैट स्टोर्स एनी वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा एज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर एक वैल्यू को, किसी भी डेटा टाइप की कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाई? बिकॉज पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हर एक एंटिटी को, चाहे उसका बिहेवियर इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, कोई स्ट्रिंग वैल्यूज है, जो भी है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथन में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको देखना है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, तो 3 की एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है टाइप। टाइप फंक्शन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू बरखा, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, इसका टाइप, कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसने किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट किया है। तो यदि मैंने टाइप फंक्शन में नेम लिखा तो ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यदि मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4 और टाइप फंक्शन में यदि मैं लिखती हूँ यहाँ पर a, तो ये आपको इंटीजर रिटर्न करके देगा। तो ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसने किस टाइप की वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। तो देखो a इज इक्वल्स टू 4, टाइप लिखा 4 तो इंटीजर रिटर्न हुआ। यदि a भी लिखोगे तो भी इंटीजर रिटर्न होगा, कोई इंटीजर भी लिखोगे तो भी वो इंटीजर ही रिटर्न करके देगा। तो टाइप ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन टाइप फंक्शन रिटर्न्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टाइप कैसा है। दूसरा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू यदि एक्सेस करनी है तो हम यूज करते हैं मैम प्रिंट फंक्शन। a इज इक्वल्स टू 4 लिखा, अब इस 4 की a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट में a लिख दोगे तो आपको 4 रिटर्न हो जाएगा, है ना। टाइप फंक्शन यूज करोगे तो ये वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो टाइप ने इसका टाइप रिटर्न किया और प्रिंट ने इस वैल्यू को रिटर्न किया,
तो ए नाम का एक वेरिएबल जिसने 4 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है और किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और डेटा टाइप रिटर्न करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग, अच्छे से समझ में आया। नाउ आईडी फंक्शन इज ऑल्सो हियर। अभी आईडी फंक्शन का काम क्या होता है? आईडी फंक्शन अभी हमने देखा मेमोरी एड्रेस रिटर्न करके देता है। किसी भी वेरिएबल का यदि मेमोरी एड्रेस देखने की मेमोरी की किस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है तो हम यहाँ पे इसका आईडी फंक्शन यूज कर लेते हैं। ओके, जैसे आईडी ऑफ 4 तो मेमोरी लोकेशन आपको यहाँ रिटर्न हो गई। वहीं आपने लिखा आईडी ऑफ ए तो सेम मेमोरी लोकेशन 4 की और ए की सेम ही मेमोरी लोकेशन है जो रिटर्न हो रही है ना जी। चलो इसको प्रैक्टिकली देख ले, क्या ये फंक्शन काम करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अभी प्रिंट फंक्शन तो आपको चला के बता दिया, एल की पूरी वैल्यूज दे दिए यहाँ पे, है ना। अब मैं टाइप फंक्शन आपको बताती हूँ। सपोज मैंने टाइप फंक्शन में लिखा क्या, एल, जो कि एक लिस्ट टाइप का है। चलो देखते हैं क्या रिटर्न हुआ। देखो लिस्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न हो गई। आई बात समझ में अच्छे से। एल क्या है, लिस्ट टाइप का, तो क्लास लिस्ट मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, एल जो वेरिएबल है जिसने लिस्ट टाइप की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है वो किस टाइप का है, टाइप दे दिया उसने लिस्ट। और आईडी फंक्शन आपके सामने, आईडी चलाया तो मेमोरी लोकेशन आ गई। प्रिंट फंक्शन यूज किया था जिससे वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, सब आपके सामने है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में अच्छे से। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इसके नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी की अभी। वहां पे आपको प्रॉपर अपडेटेड नोट्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। और आगे हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, बहुत सारी कमाल की चीजें हैं पाइथन की जो डिस्कस करेंगे, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में भी, वाइवा में भी पूछे जाते हैं, है ना जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे आपने आईपी लिया हो, चाहे सीएस लिया हो, आईटी लिया हो, एआई लिया हो, 11th में हो, 9th में हो, 10th में, 12th में, जिस भी क्लास में हो, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, जाके आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले सेशन में, डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।